ये वीडियो उन सभी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगा जिसमें पॉलिटी से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में पॉलिटी के हर एक प्रश्न को बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन किया गया है, जो बीपीएससी टीचर, यूपीएससी टेबल या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई होप कि आप लोग इसे लाइक करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, बी नंबर प्लूटो, सी नंबर गार्नर, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन बात देखते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया, यह बात अरस्तु के द्वारा कही गई थी। अरस्तु ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। अरस्तु को प्लूटो के शिष्य भी माना जाता है। अरस्तु को प्लूटो का शिष्य भी माना जाता है। प्लूटो के शिष्य हो गए अरस्तु, प्लूटो के शिष्य हो गए अरस्तु, और अरस्तु का शिष्य सिकंदर को माना गया है। अरस्तु का शिष्य सिकंदर को माना गया है। सिकंदर दी अलेक्जेंडर महान को माना गया है। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने एक किताब लिखी है द पॉलिटिक्स, जो काफ़ी उनकी इम्पोर्टेंट रचना है, द पॉलिटिक्स। अरस्तु को राजनैतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के जनक भी माना जाता है। अरस्तु को राजनैतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए नेहरू के द्वारा, बी नंबर जाकिर हुसैन, सी नंबर महात्मा गांधी, उपयुक्त में से एक, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक या ई नंबर इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो ये इसका सही ऑप्शन हो गया सी नंबर, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है। गांधी जी का धर्म का नैतिक मूल्यों से था। धर्म का तात्पर्य नैतिक मूल्यों से था, जो सभी धर्मों से जुड़ा हुआ था। इसके साथ करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अगर बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू ने भी कुछ महत्वपूर्ण नारे दिए थे, जिसमें आराम हराम है, पूर्ण स्वराज, अनेकता में एकता, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नारा, स्मारकों का नहीं मस्तिष्क का निर्माण करो। स्मारकों का नहीं मस्तिष्क का निर्माण करो। ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोली गई कुछ प्रमुख बातों में से एक है। इसके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू ने यह भी कहा था कि द चिल्ड्रन ऑफ टुडे विल मेक द इंडियाज टुमारो। द चिल्ड्रन ऑफ टुडे विल मेक द इंडियाज टुमारो, यानी कि आज के जो बच्चे हैं वो कल का देश का भविष्य बनेंगे। अगर बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की, तो जाकिर हुसैन के द्वारा भी कुछ प्रमुख नारे दिए गए हैं जो काफ़ी फेमस हुए थे। उसमें से भारत मेरा घर है, भारत मेरा घर है। दूसरा, शिक्षा ही राष्ट्र निर्माण का मुख्य साधन है, शिक्षा ही राष्ट्र निर्माण का मुख्य साधक है। उसके बाद, काम ही पूजा और नफरत की आग बुझाएं, ये कुछ प्रमुख कथन जाकिर हुसैन के द्वारा दिए गए थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को संकलित की गई थी? बताना कि 9वीं अनुसूची को कब संकलित किया गया था, या संविधान में 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 1954, 1953, 1951, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन को देखते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया 1951। 1951। अगर बात करते हैं 9वीं अनुसूची की, तो 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 की बात कर रहे हैं। 9वीं अनुसूची का मतलब होता है फर्स्ट संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, जो 1951 में किया गया था, और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। वर्तमान अनुसूची की बात करते हैं या पहले पूर्व में जब संविधान लिखा गया था तो उस समय
कुल 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन 1951 में 9वीं अनुसूची को संशोधित करके जोड़ा गया था। इसमें प्रमुख बातें थी, पहला भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन। भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन को 9वीं अनुसूची में डाला गया था। उसके साथ साथ न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा, न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा, इसको भी 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया था। बाद में कहा जाता है कि 24 अप्रैल 1973 तक 9वीं अनुसूची के विषयों पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। 24 अप्रैल 1973 तक 9वीं अनुसूची के विषयों पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, लेकिन बाद में शामिल विषयों पर न्यायालय में वाद लाया जा सकता था। उच्चतम न्यायालय ने एक केस आया था, केशवानंद वाद भारती, केशवानंद वाद का नियम था, केशवानंद का एक केस आया था, जिसके तहत में यह डिसीजन दिया गया था कि अनुसूचियों में या संविधान में न्यायिक समीक्षा को लाया जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों के लिए रखा गया है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए रखा गया है विशेष रूप से। आर्टिकल 27, बी नंबर आर्टिकल 28, सी नंबर आर्टिकल 30, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक, ई नंबर इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट किया गया है, आर्टिकल 30 में निर्दिष्ट किया गया है। बात करते हैं इस प्रश्न की, तो यह प्रश्न धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक अधिकार जो दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उससे संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेके 28 तक वर्णित किया गया है, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक वर्णित किया गया है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। जिसमें आर्टिकल 25 में धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। धर्म को मानना, आचरण करना या उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता का वर्णन आर्टिकल 25 में किया गया है। आर्टिकल 26 में धार्मिक संस्थानों को अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। यानी कि कोई भी धार्मिक संस्था है तो वो अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध, पूजा पाठ या किसी प्रकार का हवन वगैरह करवा सकती है। ये इसकी स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में दी गई है। आर्टिकल 27 की बात करते हैं तो किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कि किसी व्यक्ति विशेष को किसी विशेष धर्म को अपनाने के लिए, प्रचार करने के लिए हम उसे बाध्य नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल 28 की बात करते हैं तो सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। सरकारी शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल 28 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है जिसमें उपाधियों के अंत से संबंधित है? आर्टिकल 216, ए नंबर ऑप्शन आर्टिकल 16, बी नंबर ऑप्शन आर्टिकल 18, सी नंबर ऑप्शन आर्टिकल 17। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ये इसका सही ऑप्शन हो गया आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अब बात करते हैं इसके मौलिक अधिकार की, तो यह मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में, इस मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में 14 से लेकर 18 तक में किया गया है, 14 से लेकर 18 तक में किया गया है। जिसमें आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या किसी भी आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, या फिर भेदभाव निषेध का प्रावधान।
आर्टिकल 16 में सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता का प्रावधान आर्टिकल 16 में दिया गया है। आर्टिकल 17 में छुआछूत या अनटचेबिलिटी निषेध के लिए प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 18 की बात करते हैं तो आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत का प्रावधान दिया गया है, जो समता के अधिकार भाग 14 से लेकर के समता के अधिकार भाग 3 के आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक के बीच में वर्णित किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के साथ आवंटन से संबंधित है? बताना है किस अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान के आवंटन से संबंधित है? ए नंबर ऑप्शन तीसरी अनुसूची, बी नंबर ऑप्शन चौथी अनुसूची, सी नंबर ऑप्शन पांचवी अनुसूची, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई नंबर इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन को देखते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया अनुसूची 4। अनुसूची 4 में इसका प्रावधान दिया गया है। अब अगर अनुसूचियों की बात करते हैं तो एक बार पूरी अनुसूची को देख लेते हैं। मूल संविधान की अगर हम बात करते हैं तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियां दी गई हैं। वर्तमान में 12 अनुसूची है जो समय समय पर संविधान को परिवर्तित करके बनाई गई है। अब भी क्या कह सकते हो, वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। इन 12 अनुसूची को एक बार अच्छी तरह से देख लेते हैं। पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन तथा भत्ते का प्रावधान है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन तथा भत्ते का प्रावधान दिया गया है। तीसरी अनुसूची में बात करते हैं तो इनकी शपथ और प्रतिज्ञा का प्रारूप दिया गया है। शपथ और प्रतिज्ञा का प्रारूप दिया गया है। चौथी अनुसूची की बात करते हैं तो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व या राज्यसभा में सीटों के बंटवारा का प्रावधान चौथी अनुसूची में दिया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में दिया गया। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन पांचवी अनुसूची में दिया गया है। छठी अनुसूची में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय लोगों के से संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए हैं। सातवीं अनुसूची की बात करते हैं तो सातवीं अनुसूची में सेपरेशन ऑफ पावर, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषा का प्रावधान किया गया है। नौवीं की अगर बात करते हैं तो नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा, ये 1951 यानी कि प्रथम संविधान संशोधन के तहत इसमें जोड़ा गया था 1951 में। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान लिखे गए हैं। भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान दिए गए हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून, 11वीं में पंचायती राज व्यवस्था और 12वीं में नगर पालिका, 11वीं में पंचायती राज व्यवस्था और 12वीं में नगर पालिका व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को डैश प्रकार की निधियां प्रदान कराता है? भारतीय संविधान के द्वारा केंद्र सरकार को कितने प्रकार से निधियां प्रदान कराता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है ए 6 प्रकार से, बी 3 प्रकार की, सी 5 प्रकार की, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन को देखते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया 3 प्रकार की। 3 प्रकार की निधियां दिया जाता है। 3 प्रकार की निधियों में पहली निधि होती है संचित निधि, दूसरी होती है लोक लेखा और तीसरी होती है आकस्मिक। तीसरी होती है आकस्मिकता निधि। आकस्मिकता निधि 3 प्रकार की निधियों का वर्णन दिया गया है। अब बात करते हैं इनके अनुच्छेद को, तो भारतीय संविधान में आर्टिकल
66 आर्टिकल 266 में संचित निधि का वर्णन है। आर्टिकल 266 में संचित निधि का वर्णन है। लोक लेखा निधि का वर्णन 266 के 2 सब क्लॉज नंबर 2 में 266 के सब क्लॉज नंबर 2 में लोक लेखा निधि का संबंधित वर्णन दिया गया है। और आकस्मिक निधि का वर्णन आर्टिकल 267 में दिया गया है। आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आकस्मिक निधि जो है वो राष्ट्रपति के अधिकार में रहता है, यानी कि उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन किया जाएगा या उससे कुछ निकाले जाएंगे, कुछ अमाउंट निकाले जाएंगे तो उस कंडीशन में इसे राष्ट्रपति की सहमति होना अनिवार्य होता है। आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अंदर में होता है। लोक लेखा निधि का वर्णन आर्टिकल 266 के सब क्लॉज नंबर 2 में, संचित निधि का वर्णन आर्टिकल 266 में और आकस्मिक निधि का वर्णन 267 में किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को आधारित में आते हैं? ए नंबर केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद, राज्यों पर परस्पर विवाद, मूल अधिकारों में परिवर्तन, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया मूल अधिकारों में परिवर्तन, इन्फोर्समेंट जो है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं तो उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकार के या मूल अधिकारों के हनन होने पर रीट जारी करता है। आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत मूल अधिकारों के हनन होने पर रीट जारी करता है, और जो 5 प्रकार से रीट जारी किए जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुच्छेद कितने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की अवधारणा को रेखांकित किया गया है? बताना है कि लोकसभा में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी के लिए जो सीटें आरक्षित की गई है वो किस आर्टिकल के तहत की गई है? ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर 330 आर्टिकल 330, बी नंबर 361 आर्टिकल, सी नंबर 345 आर्टिकल 330, 361 और 345, डी नंबर ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया ए नंबर ऑप्शन आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधारणा रखी गई है आर्टिकल 330 में। आर्टिकल 361 की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के संरक्षण के बारे में उपबंध किए गए हैं। आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल के संरक्षण के बारे में उपबंध किए गए हैं। आर्टिकल 345 की अगर बात करते हैं तो राज्यमंडल में भाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। राज्यमंडल में भाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं जिसमें राज्य की स्थानीय भाषा और उसके साथ हिंदी भाषा को मान्यता दी गई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य सरकार की बर्खास्ती और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? बताना है कि राज्य सरकार की बर्खास्ती करना है और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन करने की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? कौन सिफारिश कर सकता है? ए नंबर राज्यपाल, बी नंबर विधानसभा के अध्यक्ष, सी नंबर मुख्यमंत्री, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो गया ए नंबर राज्यपाल। राज्यपाल के पास आर्टिकल 174 के अंतर्गत विधानसभा के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना और भंग करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। आर्टिकल 174 के अंतर्गत विधानसभा को आहूत करना यानी कि बुलाना, सत्रावसान करना या उसको भंग करना,
तीनों की चीज करने की शक्ति आर्टिकल 174 के अंतर्गत राज्यपाल के पास रहती है। अगर बात करते हैं राज्यपाल की, तो सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी कानून या विधेयक को बिना राज्यपाल की सहायता से अधिनियम नहीं बनाया जा सकता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? बताना है किस संशोधन में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ए नंबर 53, बी नंबर 52 52वां संविधान संशोधन, सी नंबर 42 42वां संविधान संशोधन, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई नंबर इनमें से कोई नहीं। चलिए सही ऑप्शन देखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो गया बी नंबर 52वां यानी कि 52वां संविधान संशोधन। यह संशोधन अधिनियम 1985 में लाया गया था। यह संशोधन 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था, जिसके द्वारा दल बदल कानून पर कुछ अंकुश लगाए गए थे या उसमें कुछ रोक टोक की गई थी। उसके बाद 91वां संविधान संशोधन 91 संविधान संशोधन 2003 91वां संविधान संशोधन 2003, इसमें दल बदल कानून में कुछ और फेरबदल करके नए नियमों को पारित किया गया था। पहले संविधान संशोधन के समय पूछा जा सकता है कि पहले संविधान संशोधन के समय कौन से व्यक्ति प्रधानमंत्री थे? तो याद रखिएगा कि 52वें संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। अब बात करते हैं 53वां संविधान संशोधन क्या था? 53वें संविधान संशोधन के माध्यम में आर्टिकल 371 53वां संविधान संशोधन में आर्टिकल 371 के खंड जी में मिजोरम को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। मिजोरम को एक विशेष प्रावधान किए मिजोरम राज्य के लिए एक विशेष प्रावधान किए गए थे। 53वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 371 के तहत मिजोरम राज्य के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे। और 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जैसे शब्द को जोड़ा गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक का उल्लेख किया गया? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 112 में, आर्टिकल 110 में, आर्टिकल 145 यानी 145 में। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया आर्टिकल 110, बी नंबर ऑप्शन आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 में भारत के संविधान में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। अगर धन विधेयक की बात करते हैं तो धन विधेयक लोकसभा में पेश होता है। धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। यह भी कह सकते हैं कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। सभी धन विधेयक को वित्त विधेयक कहा जा सकता है, लेकिन वित्त विधेयक को धन विधेयक कहा नहीं जा सकता है। धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है और लोकसभा के अध्यक्ष यह बताते हैं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या साधारण विधेयक है। आर्टिकल अगर 112 की बात करते हैं, आर्टिकल 112 की बात करते हैं तो वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। और आर्टिकल 145 न्यायालय में नियम प्रक्रिया से संबंधित है। आर्टिकल 145 न्यायालय में नियम एवं प्रक्रिया से संबंधित है। आर्टिकल 112 वित्तीय विधेयक विवरण से संबंधित है। और आर्टिकल 110 धन विधेयक से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों और उनके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित है? ए नंबर तीसरी अनुसूची, बी नंबर चौथी अनुसूची, सी नंबर प्रथम अनुसूची, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक और ई नंबर इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है कि ऐसी कौन सी अनुसूची है जो राज्यों के नामों और उनके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित है। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया हमारा पहली अनुसूची यानी कि प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में राज्यों के नामों और उनके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगर दूसरी अनुसूची की बात करते हैं तो दूसरी अनुसूची में वेतन तथा भत्ते, दूसरी अनुसूची में वेतन तथा भत्ते का प्रावधान है, वेतन तथा भत्ते का प्रावधान है। तीसरी अनुसूची में शपथ, तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान दिया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। फिर से एक बार देख लेते हैं। पहली अनुसूची में राज्यों के नामों और उनके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन तथा भत्ते का प्रावधान है, दूसरी अनुसूची में वेतन तथा भत्ते का प्रावधान है। तीसरी अनुसूची में शपथ, जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके शपथ की बातें की गई है। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों से संबंधित प्रावधान चौथी अनुसूची में दिए गए हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध केशवानंद भारती वाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित था? ए नंबर प्रस्तावना के उत्तरदायित्व से, बी नंबर एक राज्य के रूप में गोवा का गठन, सी नंबर राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उन्मूलन, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया ए नंबर प्रस्तावना के उत्तरदायित्व, प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। प्रसिद्ध जो केस हुआ था केशवानंद भारती केस, जो 1973 में किया गया था, प्रसिद्ध केशवानंद भारती केस जो 1973 में किया गया था, उसमें प्रस्तावना के उत्तरदायित्व मामलों से संबंधित बातें करी गई थी, प्रस्तावना के उत्तरदायित्व से संबंधित बातें की गई थी। मुख्य रूप से केशवानंद भारती मामले में कुछ संवैधानिक संशोधन के अगेंस्ट केस किया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से 24वां, 25वां, 26वां, 29वां और साथ ही साथ गोलखनाथ मामले के अगेंस्ट में ये केशवानंद भारती केस किया गया था। केशवानंद भारती जो मामला हुआ था, केशवानंद भारती मामले में संविधान के आधारभूत संरचना पर ऐतिहासिक सिद्धांत दिए गए थे। ध्यान दीजिएगा, केशवानंद भारती मामले में संविधान की आधारभूत संरचना पर ऐतिहासिक सिद्धांत दिए गए थे। अब जरा देख लेते हैं केसों के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय के 13 जजों के फैसला दिया था कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्ति तो है, लेकिन वह इसके मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर में कोई छेड़छाड़ या उसे बदल नहीं सकते हैं। केशवानंद भारती में यह फैसला दिया गया था कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्ति तो है, लेकिन वह इसके मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं गोलकनाथ क्या है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस हुआ था, वो 1967 में आया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस था जो 1967 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि संसद के पास मौलिक अधिकारों को कम या छीन नहीं सकती है। संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह मौलिक अधिकारों को कम या छीन सकती है। इसके साथ साथ ही एक इम्पोर्टेंट केस था 24वां संशोधन। इसके अंतर्गत संसद को यह अधिकार मिल गया था। 24वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संसद को यह अधिकार मिल गया था कि वह मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग, किसी भी हिस्से को संशोधित कर सकते हैं। 24वें
संशोधन में संसद को यह अधिकार दे दिया गया था कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकते हैं। और इन्हीं केस के अगेंस्ट में प्रसिद्ध केशवानंद भारती केस आया था, केशवानंद भारती वाद आया था, जिसमें यह बात कही गई थी, संसद ये कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह संविधान के मूल ढांचे में फेरबदल कर सकती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1) का डी डैश से संबंधित है। बताना है कि 19(1) का डी किससे संबंधित है। ए नंबर ऑप्शन, समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन करने का अधिकार, समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन करने का अधिकार। बी नंबर, शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार। सी नंबर, कोई भी पेशी या कार्य क्षेत्र अपनाने का अधिकार, कार्य क्षेत्र अपनाने का अधिकार। डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। और ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन देखते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया ए नंबर, समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन करने का अधिकार आर्टिकल 19(1) के डी में दिया गया है। आर्टिकल 19 की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 19 में कुल 6 प्रकार के अधिकारों की गारंटी, वर्तमान में 6 प्रकार के अधिकारों की गारंटी मिलती है। भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के अधिकारों की गारंटी मिलती है, जिसमें आर्टिकल 19(1) के ए में, तो हम ए बार बार बोलते हैं, ए में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है। 19 के ए में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है। 19(a) के बी में शांतिपूर्वक और निर्युद्ध सम्मेलन का अधिकार है। शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार, शांतिपूर्वक और निरायुद्ध सम्मेलन करने का अधिकार 19 के बी में है। 19 के सी की बात करते हैं, 19 सी अनुच्छेद की, तो संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। संगम, संघ यानी कि ग्रुपिंग करना और सहकारी समितियां बनाने का अधिकार 19 सी के अंतर्गत आता है। 19 डी की बात करते हैं, 19 डी में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संरक्षण का अधिकार, यानी कि पूरे भारत में आप कहीं भी आवागमन कर सकते हैं, वह अधिकार आर्टिकल 19 के डी में दिया गया है। 19 ई की अगर बात करते हैं तो 19 में भारत के राज्य में घूमने, निवास करने या बसने का अधिकार है। 19 के में भारत के किसी भी राज्य में घूमने, निवास करने या बसने का अधिकार है। 19 एफ की अगर बात करते हैं तो 19 एफ को हटा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में आर्टिकल 19 एफ को, जो संपत्ति का अधिकार था, उसे हटा दिया गया था। अब 19 जी की बात करते हैं तो 19 जी के अंतर्गत अपने इच्छा के अनुसार किसी भी व्यापार करना, कारोबार करना की स्वतंत्रता की अधिकार है, यानी कि कोई भी पैसा या कार्य क्षेत्र चुनने का अधिकार 19 के जी में है, 19 जी के आर्टिकल में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल बात करते हैं तो आर्टिकल 112 112 में, बी नंबर ऑप्शन 110 आर्टिकल में, सी नंबर ऑप्शन आर्टिकल 145 में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन देखते हैं, इसका सही ऑप्शन हो गया आर्टिकल नंबर 110, आर्टिकल नंबर 110। भारत के संविधान के आर्टिकल 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि धन विधेयक है या नहीं, यह बात लोकसभा के स्पीकर द्वारा बताया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वह यह प्रमाणित करते हैं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा साधारण विधेयक है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ आर्टिकल 112 को देखते हैं। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।
वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 112 में। आर्टिकल 145 में न्यायालय के नियम की प्रक्रिया से संबंधित है। न्यायालय के नियम प्रक्रिया से संबंधित आर्टिकल 145 है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची वर्तमान में है बात किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 12 अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी 11 अनुसूची। उपयुक्त में से एक से अधिक, डी नंबर ऑप्शन, ई नंबर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगर पुराने अनुसूचियां मूल अनुसूची की मूल संविधान की बात करते हैं तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था, जिसमें भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा के तहत कुछ प्रावधान जोड़े गए थे। भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा के तहत कुछ प्रावधान पहली संविधान संशोधन 1951 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। बात करते हैं 10वीं अनुसूची की, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून, 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून और इसे 52वां संशोधन 1985 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। 11वीं की बात करते हैं तो 11वीं और 12वीं अनुसूची को 1992 में जोड़ा गया, जिसमें 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन, 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया, जिसमें 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिए गए और 12वीं अनुसूची में नगर निकाय से या नगर निगम से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा पहली संविधान संशोधन 1951 के आधार जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 52वां संविधान संशोधन 1985 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान दिए गए थे। 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 जिसमें पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है, जिसे 74वें संविधान संशोधन 1994 के तहत जोड़ा गया था। 1994 के तहत उसे पारित कर दिया गया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय को कौन से अनुच्छेद के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 351 में या आर्टिकल 356 में। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 151 और 156 में। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में आर्टिकल 13, 251 और 254 में दिया गया है। डी नंबर में उपयुक्त में से एक से अधिक या ई नंबर में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही ऑप्शन देखते हैं। इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान में आर्टिकल 13, 251 और 254, आर्टिकल 251, 254 और 13 के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान कराई गई है। आर्टिकल 13 की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 13 में इसे पूरा डिटेल देख लेते हैं। आर्टिकल 13 में मौलिक अधिकार के खिलाफ बनाने वाले कानून को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। आर्टिकल 13 में
न्यायिक पुनरावलोकन में कहा गया है कि अगर कोई कानून मौलिक अधिकार के खिलाफ बनता है तो उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा और वह कानून संविधान में पारित नहीं हो सकता है। आर्टिकल 251 में लिखा गया है कि आर्टिकल 251 में राज्य तथा केंद्र के बीच अगर किसी प्रकार का टकराव होता है, राज्य तथा केंद्र के बीच कानून या नियमों में किसी प्रकार का टकराव होता है तो केंद्र को यानी कि सेंट्रल को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है या केंद्र के कानून को लागू किया जाता है। आर्टिकल 254 भी बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि अगर राज्य और केंद्र के बीच अगर टकराव होता है तो केंद्र को प्राथमिकता मिलती है, मगर अगर राज्य अपने कानून को राष्ट्रपति के पास पास करवा लेता है तो उस कंडीशन में राज्य के कानून को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। ध्यान दीजिएगा, 251 में बोला गया है कि केंद्र और राज्य के कानून में टकराव होने पर केंद्र की कानून को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं आर्टिकल 254 में सेम कंडीशन है, मगर राज्य अगर राष्ट्रपति से अपने कानून को पास करवा लेता है, इस कंडीशन में राज्य के कानून को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन इसमें यह कंडीशन दिया गया है कि केंद्र संसद में नियमों के साथ संशोधन करके राज्य के द्वारा बनाए गए कानून को स्थगित भी कर सकता है। यह प्रावधान आर्टिकल 254 में किया गया है। चलिए इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 251। आर्टिकल 151 को एक बार अच्छी तरह से देख लेते हैं, उसमें क्या क्या ऑप्शन हो गया है। आर्टिकल 151 में कहा गया है कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल, जिसमें हम CAG के नाम से जानते हैं। CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहा जाता है कि केंद्र में कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल यानी कि महाअधिवक्ता या महान्यायवादी अपनी बातों को राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत करते हैं और जिसे राष्ट्रपति बाद में संसद के पास प्रस्तुत करते हैं, और राज्य सरकार के द्वारा केंद्र में राष्ट्रपति के पास अपनी बातों को रखा जाता है और राष्ट्रपति संसद में उसे प्रस्तुत करते हैं, और राज्य सरकार में ऑडिटर जनरल के द्वारा अपनी बातों को राज्यपाल के समझ रखा जाता है और राज्यपाल उसे विधानसभा में प्रस्तुत करते हैं। चलिए अब आर्टिकल 156 को भी एक बार अच्छी तरह से देख लेते हैं। आर्टिकल 156 में प्रावधान दिया गया है कि राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। आर्टिकल 156 राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। आर्टिकल 156 राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है, जिसमें राज्यपाल का साधारण रूप से उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, मगर यह राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार होता है। राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल के कार्यकाल से अपने हटा भी सकता है। अब आर्टिकल 12 को एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 12 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत कानून बनाए गए हैं जो राज्य की परिभाषा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 12 को मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें राज्य से संबंधित परिभाषा का प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 351 में हिंदी के विकास की बात का प्रावधान दिया गया है। हिंदी भाषा की विकास के लिए प्रावधान दिया गया है। और आर्टिकल 356 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 356 में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। आर्टिकल 356 में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? कौन सा अनुच्छेद है जो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान कराता है? आर्टिकल नंबर 280 बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। आर्टिकल 269 सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है।
आर्टिकल 268। डी नंबर में एक से अधिक या उनमें से, ई नंबर में इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन देखते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो गया आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है। वित्त आयोग के गठन की बात आर्टिकल 280 के अंतर्गत की गई है। और यह इम्पोर्टेंट है कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि इसका वर्णन संविधान में किया गया है। इसका वर्णन संविधान में किया गया है, इसलिए एक संवैधानिक निकाय या संवैधानिक संस्था है। बात करते हैं वित्त आयोग के गठन के लिए। तो वित्त आयोग के गठन के लिए जो सुझाव दिया गया था वो भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया था। भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए, इसलिए इसे एक संवैधानिक निकाय बताया गया है, जिसका वर्णन संविधान में भी किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 15वें वित्त आयोग का गठन N.K. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था और 14वें वित्त आयोग का गठन Y.B. रेड्डी के द्वारा किया गया था। 14वें वित्त आयोग का गठन Y.B. रेड्डी, जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, और 15वें वित्त आयोग का गठन N.K. सिंह के द्वारा किया गया था। वित्त आयोग का जो गठन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाता है। और इसका जो कार्यकाल होता है वो करीब करीब 5 वर्षों का होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। वित्त आयोग का गठन या उसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है और वह 5 वर्षों के लिए होती है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला आर्टिकल। आर्टिकल 269 में क्या कहता है? आर्टिकल 269 में कहता है कि कर के बंटवारे से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 269 में टैक्सेस के बंटवारे से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 269 में केंद्र सरकार कुछ कर लगाती है और उसकी वसूली भी केंद्र सरकार के द्वारा ही की जाती है। केंद्र सरकार के द्वारा कुछ टैक्सेस लगाए जाते हैं और उसकी वसूली भी केंद्र सरकार के द्वारा ही की जाती है। ध्यान दीजिएगा, वसूली भी केंद्र सरकार के द्वारा ही की जाती है, मगर पैसा राज्य सरकार को मिलता है। अगर अब देखते हैं आर्टिकल 268। आर्टिकल 268 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें टैक्सेस को केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। इसकी वसूली राज्य सरकार करती है और सारा पैसा भी राज्य सरकार के पास ही जमा होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का महान न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का महान न्यायवादी यानी कि कैगर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया विधि मंत्री, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है लोकसभा के अध्यक्ष। डी नंबर ऑप्शन एक से अधिक और ई नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है और भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 76 के अधीन इसकी नियुक्ति कराता है। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 76 के द्वारा तहत की जाती है। इसके साथ साथ एक और प्रमुख पद होता है, भारत का महान न्यायवादी केंद्र में प्रमुख होता है। भारत का न्यायवादी केंद्र में प्रमुख होता है और एक व्यक्ति होता है जिसे हम महाअधिवक्ता कहते हैं। एक और व्यक्ति हो गया जिसे हम महाअधिवक्ता कहते हैं। इसकी नियुक्ति आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल के द्वारा कराई जाती है। ध्यान दीजिएगा, भारत का महान न्यायवादी जो केंद्र में प्रमुख होता है, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 76 के अधीन की जाती है और केंद्र सरकार में प्रमुख व्यक्ति भारत का महान न्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 165 के तहत स्टेट के या उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा कराई जाती है।